छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखेंगे कि विश्व मानचित्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, क्या अक्षांश, कितने देशांश के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। इसके पश्चात धरातलीय संरचना या बनावट किस प्रकार की है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से 4 प्राकृतिक या भौगोलिक भागों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया जा सकता है, उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र, किस प्रकार से जल प्रणाली है, नदियाँ किस प्रकार की हैं, कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी उनकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इस पर हम विचार करेंगे। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, वर्षा यहाँ किस प्रकार की होती है, औसत वर्षा क्या है, तापमान का स्तर किस प्रकार रहता है, इसका वितरण कैसा है। इसके पश्चात वनस्पति की स्थिति कैसी है, किस प्रकार की है, कहाँ कहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में, इस पर हम विचार करेंगे। और अंत में निष्कर्ष के बिंदुओं पर प्रमुख विद्वानों के विचारों के साथ हम चर्चा पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार दक्षिण कोसल के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा नदी के उद्गम तथा अमरकंटक के दक्षिण में कांकेर के निकट महानदी के उद्गम तथा पश्चिम में जोंक एवं हसदो नदी तक का क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार प्राचीन दक्षिण कोसल की सीमाएं कहाँ तक विस्तृत थीं यह स्पष्ट नहीं है। बस्तर संभाग का बड़ा हिस्सा इस दक्षिण कोसल में सम्मिलित नहीं था। डॉक्टर लक्ष्मीशंकर निगम के अनुसार भौगोलिक स्थिति एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दक्षिण कोसल की सीमा निर्धारित किया जा सकता है। इसकी उत्तरी सीमा मैकल पर्वत श्रेणी में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ होकर बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ जिलों की सीमा बनाते हुए बहती है। पश्चिम दिशा की ओर सुत्तमत पर्वत इसकी सीमा का निर्धारण करता है। इस दिशा में दक्षिण कोसल की सीमा का अधिकतम विस्तार वैनगंगा नदी तक किया जा सकता है। सुत्तमत पर्वत का अर्ध वृत्ताकार भाग दक्षिणी दिशा की ओर दक्षिण कोसल और महाकांतार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। दक्षिण कोसल की पूर्वी सीमा सोनपुर तक विस्तृत थी। ये डॉक्टर लक्ष्मीशंकर निगम भौगोलिक स्थिति के बारे में विवरण देते हैं। आइए देखते हैं विश्व मानचित्र में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.6 उत्तरी अक्षांश तथा 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.51 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य छत्तीसगढ़ स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 4.11 हिस्सा ज़मीनी हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। इस राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 360 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई या लंबाई कहें 140 किलोमीटर है। इस राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में झारखंड, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र तथा उत्तर पश्चिम में तेलंगाना राज्य स्थित है। यह भारत का 26वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 16वां बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की कोई समुद्री सीमा नहीं है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आइए देख लेते हैं धरातलीय बनावट किस प्रकार है। धरातलीय संरचना के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को 4 भौगोलिक भागों में बांटा जा सकता है या प्राकृतिक भाग जिसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग मैदानी है, शेष भाग पठारी है। इसका सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र मैदानों तथा नदियों के बेसिन के रूप में प्राप्त होता है। पहला प्राकृतिक भाग है सरगुजा बेसिन अथवा उत्तरी उच्च भूमि के नाम से भी
इसको जाना जाता है। इस भौगोलिक क्षेत्र में सरगुजा रायगढ़ का पठार स्थित है। इसका प्राकृतिक विभाजन भी किया जाता है जो इस प्रकार है: रिहंद सिंगरौली बेसिन, कन्हार बेसिन, हसदो रायपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन, छुरी उदयपुर की पहाड़ी तथा देवगढ़ की पहाड़ी। यह भौगोलिक क्षेत्र कोरबा, बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर एवं कोरिया तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में वन बहुतायत से पाए जाते हैं। सरगुजा बेसिन के क्षेत्र में लाल, पीली एवं काली मिट्टी अधिक होने से यहाँ पर गेहूँ, धान, मक्का, चना, उड़द एवं अरहर की पैदावार होती है या इसके लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। ये पहला हिस्सा था सरगुजा बेसिन अथवा उत्तरी उच्च भूमि। दूसरा है जसपुर सामरी पाट। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित यह भाग छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक क्षेत्र है एवं ऊंचाई की दृष्टि से प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। यह क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, किंतु ऊंचाई अधिक होने के कारण ठंडा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जसपुर, कुनकुरी, बगीचा एवं पत्थल गांव का क्षेत्र आता है। इस प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन जसपुर पाट, सामरी पाट, पेंड्रा पाट एवं मैन पाट के रूप में किया जाता है। तीसरा है महानदी बेसिन अथवा छत्तीसगढ़ का मैदान। इस मैदान का विस्तार 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। इस प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना अवसादी अथवा कड़प्पा शैल से मिश्रित है। यहाँ की भूमि लाल, पीली मिट्टी तथा काली मिट्टी है। धान के पैदावार के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त है, इसीलिए इस क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, चांपा, जांजगीर एवं नारायणपुर तक, बस्तर के नारायणपुर तक विस्तृत है। यहाँ घनी आबादी निवास करती है। साक्षरता का स्तर भी यहाँ पर उच्च है। यहाँ पर महानदी और उसकी सहायक नदियाँ हसदो, मांड, शिवनाथ, तेख, बोरई, पैरो, जोग, ईब, केलो, ब्राह्मणी, सुरंगी आदि प्रवाहित होती हैं। यहाँ प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज पदार्थों में डोलामाइट, लोहा, कोयला, हीरा, चूना एवं बॉक्साइट हैं। इस प्राकृतिक क्षेत्र में पेंड्रा, कोरमी का पठार, रायगढ़ और कोरबा बेसिन, रायगढ़, बिलासपुर का मैदान, दुर्ग, रायपुर का मैदान, धमतरी, महासमुंद की उच्च भूमि, दुर्ग सीमांत की उच्च भूमि एवं मैकल श्रेणी आती हैं। चौथा भौगोलिक या प्राकृतिक भाग है बस्तर अथवा दंडकारण्य का पठार। प्राचीन काल में दंडकारण्य इसको कहा गया, वर्तमान में बस्तर कहा जाता है। महाकांतार भी इस क्षेत्र को कहा गया था। इस पठार का विस्तार बस्तर संभाग के सभी जिलों में है। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों में इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकिनी, संखनी, नारंगी, गुडरा, नंदीराज आदि प्रमुख हैं। यह सघन वन का क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत विस्तृत जंगल है, वन है साल वृक्षों का। यहाँ पर लाल रेतीली मिट्टी के कारण धान, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी आदि फसलें यहाँ पर बहुतायत से उत्पन्न होती हैं। सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है। दंतेवाड़ा जिले का बैलाडीला क्षेत्र लौह अयस्क के लिए पूरे भारत में विख्यात है। इस दंडकारण्य क्षेत्र में बस्तर का पठार है जो कोंडागांव से कांकेर तक विस्तृत है। बस्तर में इंद्रावती बेसिन है। कोटरी बेसिन जो कांकेर और राजनांदगांव तक फैला हुआ है। सुकमा और बीजापुर का मैदान यहाँ स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में स्थित हैं। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा तहसील की पश्चिम सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक भागों में या भौगोलिक भागों में बांटकर
रखा गया है या बांटकर देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये प्राकृतिक विभाग हैं। आइए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र किस प्रकार से है। अफवाह तंत्र से नदियों का जाल किस प्रकार बिछा है, प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियाँ किस प्रकार प्रवाहित होती हैं। पहला सर्वप्रमुख नदी छत्तीसगढ़ की महानदी को स्वीकार किया जाता है। ये सबसे बड़ी नदी है। इसका प्राचीन नाम चित्रोत्पला है। महानंदा एवं नीलोत्पला इसके अन्य नाम हैं। महानदी सिहावा पर्वत से निकलती है जो धमतरी जिले में स्थित है। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है। छत्तीसगढ़ में महानदी का अफवाह 78 लाख हेक्टेयर में यह प्रवाहित होती है और इसकी राज्य के भीतर की लंबाई 246 किलोमीटर है। उसके बाद यह उड़ीसा होते हुए सागर की ओर बढ़ जाती है। दूसरी प्रमुख नदी है शिवनाथ नदी। यह नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ नदी का उद्गम राजनांदगांव उच्च भूमि में अंबागढ़ तहसील के 625 मीटर ऊंची जो पाना बरस की पहाड़ी है वहाँ से हुई है। यह नदी अपने उद्गम से 40 किलोमीटर की दूरी तक उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, परंतु अंबागढ़ चौकी के पास पूर्व की ओर घूम जाती है। इसके पश्चात उत्तर पूर्व में खुज्जी, राजनांदगांव, दुर्ग, धमधा और नांदघाट होते हुए शिवरीनारायण के पास, शिवरीनारायण नगर है छत्तीसगढ़ में, इसके समीप महानदी से मिल जाती है। जल ग्रहण क्षमता और लंबाई की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसकी सहायक नदियाँ लीलागर, अरपा, मनियारी, हाफ, सुरही, तांदुला, अमनौर और खारून हैं। खारून नदी रायपुर के समीप, जहाँ से रायपुर नगर को जल की सप्लाई होती है। इसकी लंबाई शिवनाथ नदी की 280 किलोमीटर है। यह नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बिलासपुर जिले के पश्चिम भाग तथा संपूर्ण राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले में प्रवाहित होती है। अगली नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। गंगा में जाकर मिलने वाली यह नदी प्रदेश की उत्तर पश्चिम सीमा पर पेंड्रा के पठार में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रिहंद है। इस नदी की रेत का रंग पीला है, जो भवन निर्माण अथवा अन्य निर्माण कार्यों के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। तो सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है वो भी छत्तीसगढ़ में पेंड्रा के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। चौथा गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसका कुछ अस्तित्व छत्तीसगढ़ में भी उसकी सहायक नदियां हैं। दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम सीमा पर भद्रकाली नदी के पास 15 किलोमीटर की लंबाई में यह नदी प्रवाहित होती है। इंद्रावती, जैसा मैंने कहा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदी है गोदावरी की, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी के विषय में देख लेते हैं। इंद्रावती नदी दक्षिण की प्रमुख नदी गोदावरी की सहायक नदी है। उद्गम स्थल उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रायपुर थुयामूल नाम के स्थान पर है। यह नदी बस्तर के मध्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गोदावरी नदी से जाकर मिल जाती है। यह जगदलपुर शहर से 21 किलोमीटर की दूरी पर बस्तर जिले में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ नारंगी, गुडरा, निबरा, कोटरी, संखनी और डंकनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इंद्रावती नदी भी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक है। तो ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां, अफवाह तंत्र, प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों का जाल छत्तीसगढ़ में बिछा है, उसका विवरण हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। प्रदेश के उत्तरी भाग से कर्करेखा, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से होकर निकलती है। इस कारण से यह उष्ण प्रदेश है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ गर्म और शुष्क वातावरण रहता है, अच्छी गर्मी पड़ती है। शीत ऋतु में ठंडी व शुष्क होती है। पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर में ठंड अधिक पड़ती है क्योंकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अधिक है।
तथा घने जंगलों से यह आच्छादित भी है। छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। मैकल पर्वत श्रेणी के निकट न्यूनतम और जसपुर में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र या उस क्षेत्र में से एक है। प्रदेश में औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, यद्यपि अलग अलग स्थानों पे इसका वितरण अलग अलग है। अधिकांश वर्षा जून से अक्टूबर के मध्य हो जाती है। ठंड में भी दिसंबर जनवरी में भी चक्रवाती वर्षा कुछ हद तक होती है, किंतु मुख्य वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है और यह जून से अक्टूबर के मध्य 90% वर्षा हो जाती है। सर्वाधिक तापमान रायगढ़ जिले के क्षेत्र में पाया जाता है, जो 48 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। न्यूनतम तापमान या कम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में जलवायु की स्थिति थी। इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में वनस्पति की क्या स्थिति है, वनों की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ का पूरे भूभाग का 45% हिस्सा वनाच्छादित है। वनों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। यहाँ सर्वाधिक साल प्रजाति के वन पाए जाते हैं, जो बस्तर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी घोषित है। प्रदेश के 2/3 क्षेत्र में साल के वन हैं। जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ चौड़ी पत्ती वाले वन अधिक हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं। यहाँ साल के अतिरिक्त बीजा, महुआ, जामुन, सेंजा प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। बांस के वन भी अनेक स्थलों पर छत्तीसगढ़ में देखे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पश्चिम एवं दक्षिण भागों में 85,151 हेक्टेयर क्षेत्र में सागौन के वन रोपे गए हैं। यहाँ लाख, तेंदुपत्ता, कत्था, हर्रा, गोंद, बहेड़ा, आंवला एवं अन्य आयुर्वेदिक औषधीय पौधे बहुतायत से प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ के सोनाखान, महासमुंद, कटघोरा, मानपुर और बीजापुर में मिश्रित वन पाए जाते हैं। तो वनों का प्रतिशत यहाँ पर अधिक है। 45% भूभाग में वनाच्छादित क्षेत्र है। इसी के कारण वन संसाधन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ अत्यंत समृद्ध है। वनोपज भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर पाए जाते हैं। आइए अब देख लेते हैं मूल्यांकन। समृद्ध ऐतिहासिक विरासत। छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। रामायण, महाभारत, पुराणों, बौद्ध एवं जैन साहित्य में, विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरण में प्रकारांतर से छत्तीसगढ़ का नाम कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल, चेदिशगढ़ आदि उल्लिखित है। यद्यपि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के नाम का उल्लेख बहुत बाद में शुरू हुआ। प्रथम वीडियो में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की हुई है। भारत के प्रसिद्ध राजवंशों, जिनमें मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, खारवेल, कुषाण वंश, वाकाटक वंश आदि प्रमुख वंशों का शासन इस क्षेत्र पर रहा प्राचीन काल में। इसके पर्याप्त प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में सामान्यतः छत्तीसगढ़ के नाम में गढ़ से अर्थ किले से ले लिया जाता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। कलचुरी काल में 12 गांव मिलकर के एक प्रशासनिक इकाई बनाते थे। उस प्रशासनिक इकाई को 12 गांवों की प्रशासनिक इकाई को बरहा, छत्तीसगढ़ी में बरहा 12 से अर्थ है बरहा यानी 12 गांव। 12 गांव मिलकर एक इकाई बनाते थे, वो कहलाता था बरहा। और 7 बरहा, इस प्रकार के 12 सत्ते 84 गांव मिलकर एक गढ़ का निर्माण करते थे। तो यहाँ पर कोई किला होता था ऐसा आवश्यक नहीं था, किले नहीं थे, बल्कि प्रशासनिक इकाई थी 84 गांवों की, तो उसको कहा जाता था गढ़। अतः स्पष्ट है गढ़ एक प्रशासनिक इकाई को कहा गया था। प्रारंभ में इस तरह की 36 इकाइयाँ थीं, 36 गढ़ थे। इन्हीं 36 गढ़ों के नाम पर छत्तीसगढ़ का नामकरण हुआ था। तो यह त्रुटि
ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ के हैं वो इनको जानते हैं, किंतु जो भी बाहर से छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं उनको स्पष्ट नहीं हो पाता। गढ़ से सीधा अर्थ लिया जाता है कि 36 किले यहाँ पर रहे होंगे, किंतु 36 किले नहीं थे, बल्कि 36 प्रशासनिक इकाइयाँ थीं जो 84 गाँवों की होती थीं, उसको गढ़ कहा जाता था। समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। समृद्ध वन संसाधन, जिसके अंतर्गत 45% भूमि पर वन आच्छादित है। अतः वनोपज और वनों से संबंधित उद्योगों के पर्याप्त अवसर हैं और छत्तीसगढ़ इसे भुना भी रहा है। बड़े पैमाने पर वनोद्योग, वन से संबंधित उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं और विकसित हो रहे हैं। पर्याप्त खनिज संसाधन, जिनमें लोहा, कोयला, हीरा, डोलामाइट, बॉक्साइट, चूना आदि विद्यमान हैं। इनसे अनेक उद्योग की स्थापना की पर्याप्त संभावनाएं यहाँ स्थापित हो भी चुकी हैं। लोहा, कोयला से विद्युत बनाने कोरबा में, इसी प्रकार से भिलाई में लौह इस्पात उद्योग, इस तरह से अनेक उद्योग विकसित हुए हैं। चूना से यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियों का जाल बिछा हुआ है। अत्यधिक उत्पादन सीमेंट का होता है, विशेषकर भाटापारा बलौदा बाजार के क्षेत्र में अनेक सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। छत्तीसगढ़ में महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ तथा इनकी सहयोगी नदियों का जाल बिछा हुआ है, जिससे सिंचाई एवं जल विद्युत निर्माण की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, नदियों के उपजाऊ मैदान स्थित हैं, अतः कृषि की उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से अत्यंत संपन्न है, अतः यहाँ विकास की अनंत संभावनाएं निश्चित रूप से विद्यमान हैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे लिखते हैं, प्राचीन साहित्य के द्वारा कौशल देश पर जो प्रकाश पड़ता है, उससे इसका इतिहास ईसा से 700 वर्ष पूर्व माना जा सकता है। प्यारेलाल गुप्त के अनुसार वास्तव में कौशल देश इतना विस्तृत और महान था कि उसे 7 खंडों में विभाजित करने की आवश्यकता पड़ गई, जिसका उल्लेख वायु पुराण से प्राप्त होता है। इन 7 खंडों में मेकल कौशल, क्रांति कौशल, चेदी कौशल, दक्षिण कौशल, काशी कौशल, पूर्व कौशल और कलिंग कौशल थे। तो कौशल राज्य स्पष्ट है आपको छत्तीसगढ़ को कहा गया था, यद्यपि इसका विस्तार अयोध्या तक माना गया है, किंतु छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दक्षिण कौशल इसका पूर्व नाम रहा था।